नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सौरभ अग्निहोत्री एडुलर्न एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको 2 इयर्स पहले कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज दोबारा आपका बोर्ड एग्ज़ाम है और 25 को आपका पेपर है साइंस सब्जेक्ट का। काफ़ी टेंशन रहती है इस पेपर में, और अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो आप तैयार हो जाइए। ये 4 दिन की वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। और 24 को जो आपका लास्ट डे रहेगा, मैं आपको 30 क्वेश्चंस दूंगा। वो 30 क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा और आपके एग्ज़ाम में परफेक्ट मार्क्स आ जाएंगे। अगर आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए 50+ आप इजीली स्कोर कर लेंगे, और गुड स्टूडेंट्स 70+ भी स्कोर कर सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की होती है। तो पहली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी जो कहलाती है वो कहलाती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। आपके चैप्टर में डायरेक्ट स्टार्टिंग है। एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्टिंग है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री से लेके चलता हूँ। तो 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, ये चीज आप ध्यान रखिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी जिसका हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर ना कर पाए। द इलेक्ट्रिसिटी विच डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह भेज नहीं सकते। मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो देखिए, सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने विंटर सीजन देखा हुआ है। विंटर सीजन में जब अचानक आप ब्लैंकेट को रिमूव करते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी वार्म क्लोथ पहने हुए हो और उसके ऊपर आपने ब्लैंकेट को भी ओढ़ रखा है, जब ब्लैंकेट को आप हटाएंगे तो आपको स्पार्किंग होती हुई दिखेगी, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती कि हम उसका यूज़ कर पाए। बट ये चीज़ आप समझ लीजिए कि मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जिसका यूज़ हम अप्लायंसेस चलाने में नहीं कर सकते, बट ये इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है। सेकेंड एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये तो आपने कभी अचानक देखिए, आपकी बॉडी हीटअप रहती है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर, और रैंडमली कभी आप किसी पर्सन का हाथ टच कर लेते हैं तो उस पर्सन को भी शॉक लगता है और आपको भी शॉक लगता है। रीज़न क्या है? वो हमारी बॉडी की हीट से डेवलप्ड इलेक्ट्रिसिटी है। वो किस में काउंट होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में काउंट होती है। अब मैं बात करूंगा, बेटे ध्यान से समझें, समझते हो चलेंगे, ये सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड में बात करूंगा, वो सेकेंड है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड जो है बेटा वो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। बेटा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की जब मैं बात करूंगा तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की आती है। फर्स्ट है एसी एंड सेकेंड वन इज डीसी। ठीक है। एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, एंड डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। AC स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड DC स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। इसका एक शॉर्ट में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ पे रोजा पावर प्लांट है। रोजा पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस करने के बाद वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे होम्स तक आती है। उस इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम मेन पावर स्टेशन टू द सब पावर ग्रिड्स एंड टू द
सब स्मॉल पावर ग्रिड्स, और उसके बाद वो लाइंस के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आती है, और वो काउंट होती है किसमें, एसी में। अब एसी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी हमें? अब देखिए, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को मैंने बताया कि इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट टाइप था वो फर्स्ट टाइप था एसी। तो एसी इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिलेगी? एसी इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले इसकी बात करेंगे जनरेशन की, इसकी बात करेंगे जनरेशन की बात करेंगे कि एसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं थ्रू द पावर प्लांट्स, थ्रू द पावर प्लांट्स। एसी कहाँ से जनरेट होती है? पावर प्लांट्स के थ्रू। पावर प्लांट्स के मैं नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है बेटा? हाइड्रो पावर प्लांट वो प्लांट है जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं। एक सर्टेन हाइट से वाटर फ्लो करता है पेनस्टॉक के थ्रू, जिसे हम पाइप कहते हैं। पाइप के थ्रू आके टरबाइन से टकराता है, और टरबाइन के बाद जो टरबाइन घूमती है तो वहाँ पे मैकेनिकल वर्क होता है, और उसके बाद हम जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो आपका हाइड्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड है बेटा थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड कौन सा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट है। मैं थर्मल पावर प्लांट की बेटा अगर बात करूंगा तो ये वो पावर प्लांट है जिसमें हम क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं। हम कोयले को जलाते हैं। कोयले को जलाने के बाद क्या होगा बेटा? जैसे मैंने कोयल को जलाया तो क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी। केमिकल एनर्जी के बाद क्या मिलेगी हमको? हीट एनर्जी मिलेगी। हीट एनर्जी के बाद क्या होगी? स्टीम क्या करेगी बेटा? फ्लो करेगी। तो यहाँ जब वो स्टीम फ्लो करेगी तो क्या मिलेगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जाकर किससे टकराएगी? टरबाइन से टकराएगी। तो क्या होगा बेटा? मैकेनिकल वर्क होगा, और मैकेनिकल वर्क होने के बाद, मैकेनिकल वर्क जब हो जाएगा उससे अगर हम जनरेटर को कनेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। तो ये सिमेट्री किसकी है? ये सिमेट्री है थर्मल पावर प्लांट की। किसकी सिमेट्री है बेटा? ये सिमेट्री है थर्मल पावर प्लांट की। ठीक है, तो हमें एसी कहाँ से जनरेट करते हैं? हाइड्रो, थर्मल। ये दो एग्जाम्पल जो हैं ये काफी पॉपुलर है। अगर इसका थर्ड एग्जाम्पल मैं उठाऊं तो थर्ड में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाएगा, और इसके बाद ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं एक्सेट्रा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा टॉपिक आगे ग्रोथ करते हैं। चलिए, अब एसी है क्या? ये तो जनरेशन की मैंने बात की कि एसी जनरेट किसके थ्रू होती है? पावर प्लांट्स के थ्रू जनरेट होती है। ठीक है, अब मैं बात जो करूंगा वो मैं किसके बारे में बात करूंगा? अब मैं बात करूंगा सेकेंडली, जो बात करूंगा वो मैं बात करूंगा कि एसी होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जानने से पहले सबसे मुख्य टॉपिक जो हमारा एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हमें चार्ज को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? चार्ज को हमें समझना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कंडक्टर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इन अ लूप। ठीक है, चार्ज जब फ्लो करता है तो किस में काउंट होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो काउंट होता है चार्ज में। चार्ज कितने तरीका का होता है? पहला होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड जो होता है वो होता है निगेटिव चार्ज। फर्स्ट वन है हमारा पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड वन है हमारा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में हम अगर बात करेंगे आपसे तो समझ लीजिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू पॉजिटिव। अगर हमने दो यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए हैं तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? ये करेंगे रिपेल। क्या करेंगे? रिपेल। और अगर हम निगेटिव चार्ज दो निगेटिव चार्ज अगर ले लेते हैं तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? ये भी रिपेल करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? अगर सेम चार्ज हैं, दोनों क्या चार्ज हैं? सेम चार्ज हैं, तो रिपेल करेंगे। और अगर हम एक पॉजिटिव लेते हैं और एक निगेटिव लेते हैं तो आपस में ये क्या करेंगे? ये बेटा अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर दो सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? अट्रैक्ट।
ठीक है, तो चार्ज की आप समझ गए। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर और इन अ लूप इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अगर दो सेम चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे अगर उनकी पोलैरिटी सेम है, और अगर चार्जेस की पोलैरिटी अलग अलग है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं। देखिए ये आप समझ लीजिए, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा। अब व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, बेटा बहुत इजी है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट को जब मैं डिफाइन करूंगा तो वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ लूप और in a circuit. The flow of charge in a loop or in a circuit is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या है बेटा, SI यूनिट प्यार से इसको लिखते हैं एम्पियर। क्या लिखते हैं, एम्पियर, और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, इसका फार्मूला अगर मैं बात करूंगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, I इक्वल टू Q अपॉन T। I इक्वल टू Q अपॉन T, दैट मीन्स Q जो है बेटा चार्ज है और यहाँ पे T क्या है आपका, टाइम है। तो द चार्ज विच इज ट्रेवल पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बता दिया है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद इसके दो टाइप्स की भी मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं इसके दो टाइप्स के ऊपर लौट के दोबारा वापस आता हूं। वो जिससे मैंने बात की थी एसी की बात की थी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। क्या है बेटा, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये वन शॉट वीडियो है, आप कंप्लीट वीडियो फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरी समझ में आ जाएगी एक बार में, ये मेरी गारंटी है। अल्टरनेटिंग की बात करता हूं बेटा। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अगर मैं मान लूँ ये ओरिजिन O है एंड दिस इज द टाइम t, तो अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊं तो आपको ये वेव फॉर्म दिखेगी। आपको ये दिख रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मैग्नीट्यूड और अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ये ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी ट्रेवल कर रहा है करंट, और किस में ट्रेवल कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में भी ट्रेवल कर रहा है। तो ये अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल में क्या देख रहे हैं आप, वेव फॉर्म आपको दिखाई दे रही है। और ये वेव बेटा कौन सी है, ये वेव है साइन वेव। कौन सी वेव है, ये साइन वेव है। अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या हो रहा है, वेव वेरी कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। देखिए नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग का मैंने जनरेशन सोर्स आपको बता दिया था। सेकेंड जो हमारा सोर्स है वो है डायरेक्ट करंट। सेकेंड हमारा सोर्स है, जो करंट का सेकेंड एग्जाम्पल है वो है डायरेक्ट करंट। डीसी के बारे में अगर बात करेंगे, डीसी की जनरेशन अगर हम कहें कि डीसी हमें मिलती कहाँ से है, किससे प्रोवाइड होता है डायरेक्ट करंट, तो सबसे पहला छोटा सा एग्जाम्पल है सेल। जो वही सेल जो आप अपने घर में, जो आपके वॉल वॉचेस हैं जिसमें डालते हैं, रिस्ट वॉचेस में जो सेल डालते हैं, उससे प्रोवाइड होता है। और सेकेंड वन जो हमें मिलता है वो किससे मिल जाता है, बैटरी से। ठीक है, अगर सिंपल एक सिंगल यूनिट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये किस में काउंट हो जाएगा, ये आपका सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है बैटरी। ये आपका एक पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी एंड सिंगल यूनिट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज सेल। समझ में आया? तो यहाँ पे से हम सेल और बैटरी में भी डिफरेंस समझ सकते हैं। तो डीसी के सोर्स कौन कौन से हैं, सेल और बैटरी। अगर मैं इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो वेव फॉर्म देख लीजिए, ये आपका O है, ये T है, और ये डीसी हमेशा स्ट्रेट लाइन में आप इसका ग्राफ बनाएंगे करंट का, जब भी टाइम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और ये हमेशा किस में ट्रेवल करती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। किस में ट्रेवल करती है बच्चों, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये ट्रेवल करती है। इसीलिए कहा जाता है क्या, कि डीसी इज मोर
डेंजरस, डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि डीसी हमेशा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ट्रेवल करती है, कभी भी निगेटिव हाफ साइकिल में नहीं आती है। अगर आपको डीसी सोर्स का शॉक लगता है तो आप काफ़ी खतरे में आ जाते हैं। बट एसी पॉजिटिव में भी ट्रेवल करती है और निगेटिव में भी ट्रेवल करती है। तो उस बेसिस पे क्या होगा बच्चों, डीसी पॉजिटिव में भी ट्रेवल कर रही है और निगेटिव में भी ट्रेवल कर रही है। तो उस बेसिस में ये होगा, जब पॉजिटिव में पहुंचेगी साइकिल तो आपको वो डीसी अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, और जैसे ही वो निगेटिव हाफ साइकिल में पहुंचेगी वो आपको शॉक देके दूर फेंक देगी। तो दैट इज कॉल्ड एसी और डीसी। तो डीसी ज्यादा डेंजरस है किससे, एसी से। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है। मैं ये शॉर्ट में पूरा वन शॉट है, आप देखते रहिए। नेक्स्ट आती है बात, वो आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात आती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दो चीजें हैं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो डिफरेंस वर्ड दिख रहा है, डिफरेंस मींस कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये हमारा इंफिनिटी है, और इंफिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है दैट इज क्यू। ये इंफिनिटी चार्ज हम अगर ए पॉइंट तक लाएंगे तो क्या वर्क डन करेंगे, डब्ल्यू ए, और इसको अगर बी पॉइंट तक लेके आएंगे तो क्या वर्क डन करेंगे, डब्ल्यू बी। ठीक है, तो ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी पोजीशन टू द पॉइंट ए एंड आफ्टर दैट पॉइंट बी। तो अगर हम पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो क्या करेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा आपका बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बट अगर मान लीजिए ओनली एक सिंगल पॉइंट हमारे पास है और वो सिंगल पॉइंट ए पॉइंट है, और चार्ज अगेन कहाँ रखा है, इंफिनिटी पे हमने चार्ज रखा है, दैट इज द क्यू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको यहाँ तक अगर हम लेके आते हैं तो डिस्टेंस जो यहाँ से ट्रेवल करेगा चार्ज और ए पॉइंट तक आएगा तो वर्क डन परफॉर्म करेगा कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू अपॉन स्मॉल क्यू। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना है दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, दोनों की एसआई यूनिट वोल्ट ही रहेगी। डिनोट आप करोगे कैपिटल वी से, एसआई यूनिट वोल्ट रहेगी और इसको आप डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पोटेंशियल डिफरेंस की भी एसआई यूनिट वोल्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी एसआई यूनिट वोल्ट है। लेकिन डिफरेंस में हम डिफरेंस को शो करेंगे, वर्क डन का डिफरेंस रहेगा डिवाइडेड बाय द चार्ज। बट यहाँ पे सिंगल वर्क डन है, सिंगल वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। दोनों केसेस में चार्ज इंफिनिटी पोजीशन पे है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें चार्ज इंफिनिटी पोजीशन से सर्टेन एक पॉइंट पे लाएंगे, आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट पे लाएंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे डिवाइडेड बाय द चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और सेकेंड जो केस है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इसमें क्या होगा, चार्ज इंफिनिटी पे रखा है, इंफिनिटी से चार्ज लेके आएंगे ये पॉइंट पे, वर्क डन होगा कैपिटल डब्ल्यू, तो वो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया बेटा, बहुत मेहनत से ये चीज़ें आपको समझाई जा रही है, ध्यान से पढ़ना है, पूरा देखना है, और जैसे ही आप देख के जाएंगे मैं 100% श्योर हूँ आपके मार्क्स कोई कट नहीं कर सकता है, इतना आप समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत ही चर्चित टॉपिक है, सीधा से समझिए।
एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, at a constant temperature the potential difference which is produced in a circuit is directly proportional to the current. तो V is directly proportional to I. जब ये हम ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर रेजिस्टेंस निकालें तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है, V अपॉन आई हो जाएगा। और अगर यहाँ से V की वैल्यू तो आई आर है, R की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन आई, R की वैल्यू V अपॉन आर, आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन आर, एंड दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, आपसे पूछा भी जाता है पेपर्स में, अगर मैं V और I के बीच में ग्राफ बनाता हूँ, V और I के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो हमेशा आपको कैसे मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक कॉमन क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट यू मीन बाय ओमिक कंडक्टर्स, क्या पूछा जाता है आपसे, आपसे पूछा जाता है कि ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो ओमिक कंडक्टर क्या है, ओमिक कंडक्टर वो है विच फॉलो द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो कहलाता है ओमिक कंडक्टर। और आपसे एक और पूछा जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब ओम्स लॉ क्या हुआ, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर, ये वाले जो हैं इसको फॉलो करते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स which do not follow the ओम्स लॉ। नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। समझ में आया, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन हम फिर से आगे बढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक्स बहुत से हैं और आपको कम समय में ये चीजें मुझे समझानी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मींस, रेजिस्टेंस क्या है, अगर आपका कोई सर्किट है, इन अ सर्किट एक हमारे पास सर्किट है, कोई सर्किट गिवन है और उस सर्किट में करंट का जो कंपोनेंट क्या करेगा, जैसे कोई सर्किट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का जो अपोजिशन करेगा दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R तो हो गया बेटा आपका रेजिस्टेंस, R क्या हो गया, R आपका हो गया रेजिस्टेंस, रो आपकी हो गई बेटा रेजिस्टिविटी, ठीक है, L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आया, R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। SI यूनिट क्या रहेगी, SI यूनिट रहेगी ओम। ठीक है, समझ में आया आपको। यहां से हम इजीली रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या मिल जाएगी, RA अपॉन L, क्या मिल जाएगी, RA अपॉन L। दैट मीन्स एक क्वेश्चन हमारे सामने और आता है, वो क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से करेंगे बेटा, पहला तो आपका लेंथ करेगा, लेंथ अफेक्ट करता है। सेकेंड आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेकेंड जो करेगा वो करेगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने क्या बताया था आपको, R इक्वल टू रो ए अपॉन एल। उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका रेजिस्टिविटी,
ये मैंने बताया था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इस फॉर्मूले पे आपको ध्यान देना है कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/N, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R इज प्रोपोर्शनल टू रो, ये भी आप देख लेंगे फैक्टर। और R जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, इसका रहेगा टेम्परेचर का रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद हम आगे मूव करेंगे, फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे बेटा, वो मूव करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इस पे बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो तरीके से कंबाइन किया जाता है। पहला जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो करेंगे सीरीज, पहली बार है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकेंड बेटा जो आपका है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये दो तरीके के कॉमन कॉम्बिनेशंस होते हैं। एक में हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं, एक में रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से देख लीजिए। मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आप डायग्राम जब देखेंगे तो इसमें जो है ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिएगा बाय ओम्स लॉ अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब देखिएगा V इक्वल टू जब आई आर आएगा तो V इक्वल टू पहले केस में क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा आई आर वन, ठीक है। सेकेंड केस में आ जाएगा V इक्वल टू आई आर टू, थर्ड आ जाएगा आई आर थ्री आ जाएगा, ठीक है। V इक्वल टू आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है, ठीक है, चलिए इसके आगे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी। अब हम सेकेंड जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसकी बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका, ये। तो उसके बाद जब आप ये आप देखेंगे, इसको हम ज्वाइन करा देंगे। आफ्टर दैट पैरेलली कनेक्ट कैसे करना है ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इस तरीके से हम पैरेलली इसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम बैटरी सप्लाई से जोड़ देंगे। बैटरी सप्लाई से जोड़ने के बाद ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये तीन रेजिस्टेंस मैंने फिर जोड़ दिए यहाँ पे। फिर से हमें ओम्स लॉ लेके चलना है। ओम्स लॉ अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होगा। V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V अपॉन आर। अब हमारे सामने तीन कंडीशन तैयार। आपने ये कॉम्बिनेशन तो देख लिया किस तरीके से हमें पैरेलल में अरेंज करना है। आफ्टर दैट अब हम यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे
कि जब v इक्वल टू आई आर है, i इक्वल टू वी अपॉन आर है, तो i1 के केस में क्या हो जाएगा, i1 के केस में आ जाएगा v अपॉन r1, i2 के केस में आ जाएगा v अपॉन r2 और i3 के केस में आ जाएगा v अपॉन r3। ठीक है, तो i1 v अपॉन r1, i2 v अपॉन r2, i3 v अपॉन i3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या है, I इक्वल टू क्या होगा, तीनों नोड में करंट डिवाइड हुआ है, I इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3। तो फर्स्ट वाले केस में हो जाएगा v अपॉन r, जैसा कि आप निकाल चुके हैं, देन v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3, ये हमारे सामने आ जाएगा। v यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन r, यहाँ पे v बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 1 अपॉन r1, ये आ जाएगा 1 अपॉन r2, ये आ जाएगा 1 अपॉन r3। v से v कैंसिल हो जाएगा, अगर हम 1 अपॉन r पैरेलल निकालेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, ये यहाँ से आपका क्लियरली आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये आपका था पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर में, तो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से आपको न्यूमेरिकल देखने को एग्जाम में मिलेगा। ये पूरा एश्योर कर लीजिए कि 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपको या तो कॉम्बिनेशन से मिलेगा या आपका सेकेंड मिलेगा आपको रेजिस्टिविटी से। तो आप रेजिस्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जितने भी सैम्पल पेपर क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के जो अभी लॉन्च हुए हैं, उनको आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर के भी उठा लीजिए, वो सॉल्व करिए, तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से और रेजिस्टिविटी से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें मेरे सामने एक टॉपिक आएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या आएगा बेटा टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की मेरी बात समझ लीजिए। whenever we supply the AC अगर अल्टरनेटिंग करंट हम किसी भी एक अपरेटस में सप्लाई करते हैं और सप्लाई करने के बाद वहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है। जैसे आपका सबसे मेन एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन एक एग्जाम्पल है। हम आयरन का क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं सप्लाई में लगाने के बाद, सप्लाई में जैसे ही लगाते हैं उसके बाद आपकी जो सरफेस है, उसकी जो निकल सरफेस होती है वो गर्म हो जाती है और उस पर आप अपने क्लोथ्स हैं उसको आयरन कर लेते हैं। इसके बाद सेकेंड आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक रॉड। सेकेंड जो हमारे सामने आता है वो है इलेक्ट्रिक रॉड। इलेक्ट्रिक रॉड का मतलब क्या है, जैसे आप भाई विंटर के सीजन में क्या होता है भाई, हमें पानी गर्म करना होता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हमें भाई बात के लिए पानी भी गर्म करना है। तो पानी को गर्म करने के लिए रॉड को हम उसमें डिप कर देंगे, डिप करने के बाद स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे और पानी आपका गर्म हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फार्मूला क्या होगा आपके सामने, I²RT। क्या देखने को मिलेगा, whenever the value of current is given, value of resistance given per unit time is given all। जैसे हम कह सकते हैं कि इतने एम्पियर की इलेक्ट्रिक रॉड है, इसका रेजिस्टेंस इतना है। जैसे एम्पियर कितने एम्पियर की रॉड है, आप मान लीजिए कि 15 एम्पियर की रॉड है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम और वो टाइम ले रही है 1 आवर, तो उसका हीट निकालिए। तो बस सीधे हीटिंग इफेक्ट H=I²RT लगाएंगे, सीधे वैल्यूज पुट करेंगे, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और आपका आंसर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारा जो टॉपिक है वो आ जाएगा एनर्जी। देखिए एनर्जी क्या है, द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू डू वर्क। द एनर्जी एंड कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को कार्य करने की क्षमता, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसमें है, मोशन में है, तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और ऑब्जेक्ट इसमें है, स्टेशनरी है या फील्ड है, वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी।
और अगर हम काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं, अब इसका मैं एग्जांपल वन बाय वन लेते हुए चलूँगा। वन बाय वन जब मैं एग्जांपल लेते हुए बेटा चलूँगा तो सीधा सा फंडा समझिए। क्या फंडा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ mv स्क्वायर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ mv स्क्वायर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये वेलोसिटी जो कंपोनेंट है ये बता देता है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तभी वो एनर्जी, जो एनर्जी जनरेट होगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जैसे कि वाटर का फ्लो करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एयर का ब्लो करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने डैम सुने हैं, डैम जिसे आप हिंदी में बांध कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में डैम का काफ़ी यूज़ होता है। एक हम कंक्रीट की दीवार खड़ी करते हैं, रिवर के पानी को, जो रिवर का पानी है उसको रोक लेते हैं, रोकने के बाद वो पानी स्टोर हो जाता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करता है। जब वो पानी पाइप्स के थ्रू टरबाइन पे टकराता है, पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है, जब पानी फ्लो कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, और जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है, देखिए समझिए बात को, ये पानी है जो कि स्टोर है, तो यहाँ पे हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ये पानी पाइप से नीचे आएगा, जब नीचे आएगा पानी तो ये है काइनेटिक एनर्जी। और ये हमारी टरबाइन है बेटा, ये आपकी टरबाइन है, ध्यान से समझेंगे, ये आपकी टरबाइन है। इस टरबाइन पे पानी ये टकराएगा, टकराने के बाद बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। पानी देखिए पहले पोटेंशियल था, फिर काइनेटिक हुआ, फिर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मैकेनिकल हुआ। अब इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ से जनरेटर में जोड़ देता हूँ, तो जनरेटर में जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा तो मैकेनिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे सामने जो आता है वो आता है पावर। क्या आता है, पावर। पावर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज पावर। पावर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, P इक्वल टू W/T। अगर आप जनरल फार्मूला देखेंगे पावर का तो आपको देखने को मिलेगा P इक्वल टू W/T, जिसमें W आपका है वर्क डन और स्मॉल t जो है वो आपका है टाइम। तो P इक्वल टू W/T। ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज और करंट के, अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज दिया है और करंट दिया है और हमें यूज करना है, पावर निकालनी है, तो क्या लगाएंगे हम फार्मूला, P इक्वल टू VI। V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आइदर पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट, ठीक है। अगर मुझे किसी क्वेश्चन में दिया है I की वैल्यू दी है और I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो आ जाएगा V इक्वल टू I²R। और फिर अगर किसी क्वेश्चन में दिया है, अगर आपको दिया है पावर निकालनी है, P इक्वल टू I²R, इसके बाद किसी में दिया है आपको वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, तो आ जाएगा V इक्वल टू V²/R। पावर की SI यूनिट की हम बेटा बात कर लेते हैं आपसे। SI यूनिट पावर की जो होती है वाट होती है, ठीक है। और ये पावर की हो गई, और एनर्जी की जो बेटा SI यूनिट होती है वो आपकी होती है जूल। क्या होती है, जूल। ये इसकी वाट होती है, इसकी जूल, इसको कैपिटल J से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल W से डिनोट की जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि पावर क्या होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक आपका क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल यूनिट क्या होती है। क्या होती है, कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट से मतलब क्या है बेटे, कमर्शियल यूनिट वो यूनिट है, जैसे आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं, देखिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको बेच रही है क्योंकि आप उसका रुपए पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो किस में काउंट होगी, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ कर रहे हैं। और जो भी आपके घर पे कंजम्पशन होता है वो कमर्शियल यूनिट में काउंट होगा। कमर्शियल यूनिट जो होती है किलोवाट आवर, मतलब पावर कंजम्पशन इन 1 आवर, मतलब एक बल्ब जो कि जिसकी रेटिंग है 60 वाट, अगर आप उसको 1 आवर तक जलाते हैं तो वो कितना कंज्यूम करेगा, 60 वाट। कितना कंज्यूम करेगा, 60 वाट कंज्यूम करेगा। अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, दैट इज 1 किलोवाट में वाट होते हैं 1000 और आवर में मिनट होते हैं 60 और सेकेंड होते हैं 60। तो आप क्या हो जाएगा 1000, ये आपका आ जाएगा 3600। तो आप 1000 इंटू 3600
तो आ जाएगा 36, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो एक आता है क्वेश्चन, क्या आता है कि किलोवाट आवर को कन्वर्ट कर दो इसमें जूल में, इसमें कन्वर्ट करना है जूल में। तो अगर आप किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोवाट आवर कितना आएगा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये जो चैप्टर था, समराइजेशन अगर मैं करूँ तो धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म होता है, हमें फोकस कहाँ पे करना है। अब आप कहेंगे सर आपने पढ़ा तो पूरा दिया, आपने ये नहीं बताया कि बोर्ड पेपर में क्या आ सकता है। बोर्ड पेपर के लिए बच्चों ध्यान से समझिए, बोर्ड सिंबल्स जो बचे हुए हैं वो आप लोग इजीली पढ़ लेंगे, सिंबल्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँगा। बोर्ड पेपर के लिए आपको पढ़ना है बेटा ओम्स लॉ पढ़ना है आपको, ठीक है, 2 मार्क्स में आपको मिल सकता है। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस पढ़ के जाना है, रेजिस्टेंस को फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं ये आपको पढ़ के जाना है, ये भी आपको 2 मार्क्स में मिल सकता है। इसके बाद आप रेजिस्टिविटी पढ़ के जाइए, रेजिस्टिविटी के जितने भी न्यूमेरिकल सैंपल पेपर में गिवन हो वो आप पढ़ के जाइए। आपको एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा रेजिस्टिविटी से, 3 नंबर में नहीं तो 2 नंबर में मिलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ के जाइए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जितने भी न्यूमेरिकल आपको सर्किट डायग्राम वाले दिए हुए हैं वो आप पढ़ लीजिए। वो आप जब पढ़ेंगे तो आपका कॉपी जो आपको एग्जाम में है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं देखने को मिले तो हमें आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि सर आपने बताया था और पेपर में नहीं आया। चलिए हमारे सामने कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं। एक टॉपिक जो लेफ्ट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट कौन सा है, क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे सिंपल सा समझ लीजिए। सिंपल सा क्या समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट है तो भाई क्या होगा, एक हमें यहाँ पे बल्ब भी लगाना पड़ेगा, हमने बल्ब लगा दिया, हमें कनेक्टिंग वायर भी लगाना है, करंट का मेजरमेंट करने के लिए हमें एमीटर भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें भाई वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, भाई वोल्ट मीटर भी लगाना है, यहाँ पे हम वोल्ट मीटर भी लगा देंगे। वोल्ट मीटर के बाद हमें क्या करना है, हमें बैटरी भी लगानी है, बैटरी भी लगा देंगे। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट वो सर्किट है जिसमें हम सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट दिखाते हैं थ्रू द सिंबल्स। किसके थ्रू दिखाते हैं, तो बाय यूजिंग द सिंबल्स वी आर रिप्रेजेंटिंग एनी ऑफ द सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर मैं इसका एक आपको प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो आप देखेंगे ये आपका एमीटर मैंने लगाया है बच्चे, एमीटर लगाने के बाद ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया बच्चे, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर को लगा दिया है, लगाने के बाद यहाँ पे मैंने बेटा एक बल्ब को लगा दिया है, बल्ब को लगाने के बाद मैं नीचे आया तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी को लगा दिया। और हमें ये ध्यान रखना है कि सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव ट्रेवल करता है तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी कुछ इस तरीके की रहेगी। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये क्या करेगा, सर्किट में जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करेगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करेगा। ये एम मीटर है, एम मीटर बेटा क्या करेगा, ये आपका करंट को मेजर करेगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके साथ ही साथ हमारी ये बैटरी है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। तो यही आपका जो सर्किट है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। चलिए अब कुछ मैंने सिंबल्स की बात करी थी, सिंबल्स थोड़े से देख लेंगे, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा सिंबल्स पूछे नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए कि एमसीक्यू में आपको दिख जाए तो ये बेटा जो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये एम मीटर का सिंबल है बेटा, करंट मेजरमेंट करने के लिए जो मीटर यूज करते हैं। ये आपका वोल्ट मीटर का सिंबल। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल कनेक्टिंग वायर तो ये कनेक्टिंग वायर का आपका सिंबल है, ठीक है। कुछ और सिंबल्स मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप बल्ब देखेंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में भी नहीं है, इतना हमने डिटेल में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का पूरी नॉलेज आपको दे पाया हूँ। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो पढ़ाई करिए, फॉलो करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि कल मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के साथ साथ ह्यूमन आई भी पढ़ा दूँ,
अगर हो पाता है तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।